हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज की हम अपनी इस नई वीडियो में हम लोग इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज का पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। जो फर्स्ट लैंग्वेज जिनका जो बेसिकली इंग्लिश मीडियम से स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों का जो इंग्लिश का पेपर था उसका हम लोग सॉल्यूशन डिटेल में देखने वाले हैं, और वो भी पूरे पेपर का सॉल्यूशन। तो आप लोगों का जितना भी सही होगा, जो भी जैसा भी होगा, जितना भी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, आप जरूर बताना कि आपका उतने में से कितना राइट है। ठीक है, तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं पेपर सॉल्यूशन। ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, सीधा हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो जैसा पहला जो क्वेश्चन आया था आपको, वो पैराग्राफ में दिया हुआ था, और उसमें आपको अलग अलग क्वेश्चंस पूछे गए थे और आपको पैराग्राफ में से ढूंढ के आंसर्स देना था। हालांकि कुछ आंसर्स ऐसे हैं कि जो अगर आपने ये टॉपिक रीड किया होगा, यानी ये आपकी बुक में से एक चैप्टर का है, अगर आप उस चैप्टर को आपने प्रॉपरली रीड किया होगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा आंसर इसमें होगा। ठीक है, तो जैसे स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, द पैसेज गिव्स द डिटेल अबाउट द पीजेंट ऑफ। तो यहाँ पे किसके बारे में इंफॉर्मेशन देना, जो यानी जो पीजेंट है वो बेसिकली कौन से जगह के बारे में है, तो वो होगा, आंसर होगा आपका चंपारण। यानी फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंपारण। फिर बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन में, द लैंडलॉर्ड्स वेयर रेडी टू रिलीज द पीजेंट्स फ्रॉम 50% अरेंजमेंट बिकॉज। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो लैंडलॉर्ड्स थे वो पीजेंट्स को 50% वाले से फ्री क्यों करना चाहते थे। रीजन ये था कि जब जर्मनी डेवलप सिंथेटिक इंडिगो, यानी कि रीजन ये था कि जर्मनी वालों ने सिंथेटिक इंडिगो जो है वो डेवलप कर लिया, दैट्स वाई ये लोग वो फ्री करना चाहते थे। राइट, जो प्रॉपरली आपकी बुक में यहाँ पे मेंशन है, जनरली जर्मनी है डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। राइट, फिर आगे लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीजेंट्स हु हैड साइंड वांटेड देयर मनी बैक व्हेन। राइट, अब इसमें ये लिखा है कि जो पीजेंट थे, जिन लोगों ने साइन कर दिया था, वो अपना पैसा वापस क्यों चाहते थे। वो अपना पैसा इसलिए वापस चाहते थे क्योंकि उन लोगों को ये आइडिया लग गया था। क्या आइडिया लग गया था? दे केम टू नो अबाउट सिंथेटिक इंडिगो। राइट, क्योंकि उनको भी पता चल गया था कि ये जो जर्मनी वाले हैं, उन लोगों ने सिंथेटिक इंडिगो के बारे में, इंडिगो को बना लिया है। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 4, द कंपनसेशन वाज डिमांडेड बाय। अब कंपनसेशन किसने डिमांड किया था, तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा लैंड लॉट्स। किसने डिमांड किया था? लैंड लॉट्स जो थे, उन लोगों ने ये अमाउंट जो है, कंपनसेशन जो है वो डिमांड किया था। फिर आगे लिखा है, फाइंड द एंटोनिम फ्रॉम द पैसेज फॉर रिलेक्टेंटली। तो यहाँ पे एक बात याद रखना, एंटोनिम का मतलब होता है, यहाँ पे अपोजिट वर्ड पूछा है, और यहाँ पे रिलेक्टेंटली का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा काम जो तुम अनविलिंगली करते हो, मतलब अपनी मर्जी से नहीं करते, तुमसे जबरदस्ती करवाया गया है, तो उसका अपोजिट क्या होगा? विलिंगली होगा। मतलब अपनी इच्छा से किए हो उसको बोलेंगे विलिंगली। क्लियर है? तो फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? तो ये हमारा फर्स्ट 5 क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पैराग्राफ आया हुआ था, और उस पैराग्राफ में कुछ आपको ये ब्रैकेट्स दिए गए, मतलब कि सॉरी, डैश डैश दिया गया, जिसमें आपको अप्रोप्रिएट ऑप्शंस को चूज करके फिल करना पड़ेगा। अब ये वाला जो है, इस पैराग्राफ का प्रॉपरली रीड करोगे तो आपको लगभग आइडिया लग जाएगा कि ये पैराग्राफ में है क्या। एक्चुअली ये एक इंटरव्यू के बारे में था, उस इंटरव्यू में से लिया गया एक पैराग्राफ है, जिसमें ना ये पीएचडी से रिलेटेड जो प्रोफेसर हैं उनके डिस्कशंस के बारे में बात हो रही है, जो प्रेजेंटेशन करते हैं उसके बारे में बात हो रही है, हाइपोथेसिस के बारे में बात हो रही है। तो जब आप पूरा पैराग्राफ रीड करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। हालांकि यहाँ पे मैंने क्लियरली आंसर्स मेंशन कर दिया है, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या किसमें आएगा। तो जैसे यहाँ पे लिखा है डिसर्शन, ये आपका ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा। 7 नंबर में आ जाएगा लर्न, 8 नंबर में आ जाएगा हाइपोथेसिस, 9 नंबर में आ जाएगा करेक्ट, 10 नंबर में आ जाएगा कंक्लूजन, 11 नंबर में आ जाएगा कॉन्ट्रेरी, और उसके बाद 12 नंबर में आ जाएगा रिसर्च, और उसके बाद आपका 13 नंबर में आ जाएगा ट्रायल्स, 14 नंबर में रिकॉग्नाइज्ड, एंड 15 नंबर में एप्रिसिएटेड। क्लियर है इतना? और यहाँ पे मैंने वर्ड्स को फिल भी कर दिया। अगर आप इसको पूरा रीड करोगे तो देखो सेंटेंस क्या बनता है, व्हेन आई प्रेजेंटेड माय फर्स्ट डॉक्टरल डिसर्शन। राइट, जब मैंने अपना फर्स्ट डॉक्टरल डिसर्शन, जो डिसर्शन का मतलब एक तरह से क्या है कि जब जो लोग पीएचडी करते हैं तो उनको एक थीसिस बनाना पड़ता है, मतलब एक ऐसा टॉपिक सेट करना पड़ता है, उस टॉपिक को उनके सीनियर्स के सामने, जो या पीएचडी होल्डर ऑलरेडी होते हैं, कमिटी होती है, उनके सामने प्रेजेंट करना पड़ता है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि व्हेन आई प्रेजेंटेड माय फर्स्ट डॉक्टरल डिसर्शन इन इटली, वन ऑफ द प्रोफेसर सेड। तो एक प्रोफेसर ने क्या बोला, learn a lot of certain subject। देखो स्कॉलर्स लिखा है यहाँ पे, स्कॉलर्स लर्न a lot of certain subject, then they make a lot of false hypothesis। मतलब वो बहुत कुछ सीखते हैं, बाद में false hypothesis बनाते हैं, then they correct them। पहले गलत बनाते हैं, बाद में उसको सही करते हैं at the end, and they put the conclusions। जब वो कंक्लूजन रखने जाते हैं तो उस टाइम पे उसको सुधार लेते हैं। यू ऑन द कंट्री, लेकिन तुम उसके अपोजिट किए हो, टोल्ड द स्टोरी ऑफ योर रिसर्च इवन इंक्लूडिंग योर ट्रायल एंड एरर्स। यहाँ तक कि तुमने अपने ट्रायल्स के बारे में भी बताया है, जो तुमने एरर्स की है, मिस्टेक की है, उसके बारे में बताया। एट द सेम टाइम ही रिकॉग्नाइज्ड आई वाज राइट एंड वेंट ऑन टू पब्लिश इट एज अ बुक व्हिच
मीन्स ही एप्रिसिएटेड, और उसने बाद में क्या किया, उसने रिकॉग्नाइज किया है, और रिकॉग्नाइज करने के बाद उस बुक को पब्लिश किया। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने उसको क्या किया था, एप्रिसिएट किया था, तारीफ किया था। क्लियर है? ये हो गया आपका पूरा पैराग्राफ का आंसर। इसमें टोटल 10 पॉइंट्स थे, आपको 10 यहाँ पे ऑप्शंस भी दिया गया था, अप्रोप्रिएट सिलेक्ट करना था। ऐसे पैराग्राफ जब भी आते हैं तो एक बार पूरे पैराग्राफ को रीड कर लिया करो, फिर जो वर्ड्स दिए गए उन सारे वर्ड्स को रीड करो, तभी ये आंसर पॉसिबल होता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है आपका ये क्वेश्चन है, जिसमें आपको लिखा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 6 to 7 सेंटेंसेस। तो ये जो आंसर देना है वो तो सारे स्टूडेंट्स अपने हिसाब से दिए होंगे, इसका मैं यहाँ पे नहीं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। उसके बाद सीधा चलते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में क्या लिखा हुआ है, Aunt Jennifer's tigers pens across the screen bright topaz denizens of world of green। ये आपका एक पोएम का है और उसमें 2 क्वेश्चंस लिखा गया है। Who is the writer of these lines? तो अगर आपने प्रॉपरली रीड किया होगा तो आपको पता होगा एड्रिन रिच इज द राइटर ऑफ दीज लाइन्स, यानी जो ये लाइन है वो किसने लिखा, एड्रिन रिच ने लिखा है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में लिखा व्हाट डज द राइटर मीन बाय अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब क्या है, तो वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब है फॉरेस्ट से। क्या मतलब है, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब है फॉरेस्ट। क्लियर है? ये था आपका 21 एंड 22 का आंसर। फिर चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे, तो वही छोटा सा आपको पोएम दिया गया, बोला है कि भाई एक्सप्लेन करो। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या लिखा, एक्सप्लेन मतलब क्वेश्चन का आंसर देना है। हु आर द चिल्ड्रन डिस्क्राइब्ड इन द स्ट्रेंजर। अब जो ये पैराग्राफ है जिसमें यहाँ पे जो चिल्ड्रंस की बात की है, बेसिकली वो कौन है, तो यहाँ पे लिखा है द चिल्ड्रन डिस्क्राइब्ड इन द स्ट्रेंजर आर द पुअर स्टूडेंट्स ऑफ एन एलिमेंट्री स्कूल दैट इज लोकेटेड इन अ स्लम एरिया। यानी जो स्लम एरिया में एलिमेंट्री स्कूल है वहां के वो गरीब स्टूडेंट्स यानी जो पुअर स्टूडेंट्स है, बेसिकली उनकी बात हो रही है। तो क्वेश्चन में लिखा व्हाट डज द ऑथर वांट फ्रॉम द चिल्ड्रन। अब ये जो बच्चे हैं चिल्ड्रन से, उनसे ऑथर की क्या एक्सपेक्टेशंस है, तो एक्सपेक्टेशंस क्या है वो देखो। द राइटर वांट्स या द ऑथर वांट्स प्रॉपर एजुकेशन। क्या चाहता है वो, प्रॉपर एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन फॉर देयर सोशल एंड इकोनॉमिक development. He wants freedom for them so that they can go out of the slums and explore the outer world. Clear है? ये पूरा पॉइंट है जो बेसिकली जो ऑथर है वो उस बच्चों से चाहता है। क्लियर है? देखो अब इनके जो आंसर्स देना तभी पॉसिबल होगा जब आप पोएम्स को प्रॉपरली रीड करोगे, तभी होगा। राइट? ऐसा जरूरी नहीं कि आपको ये लाइंस रीड करने पे आपको आंसर्स मिल जाएंगे। दैट्स व्हाई इसको पोएम्स को पूरा एक्सप्लेनेशन जो है, वो पोएम में जो ऑथर है वो क्या कहना चाहता है, जो राइटर है वो क्या फील कर रहा है, वो क्या बोल रहा है, वो आपको समझना बहुत जरूरी होगा, तभी इसका आप प्रॉपरली आंसर दे पाओगे। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। अब यहाँ पे एक लाइन लिखा गया, उसमें आपको समझना है कि फिगर ऑफ स्पीच है वो बेसिकली इस बारे में बता रहा है। तो नंबर 1 है लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। राइट? अब इसमें तुम्हें चूज करके बताना है कि इन चारों में से कौन सा आंसर होगा। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आंसर टिक कर दिया, इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, सीने डॉक्टर जो भी वर्ड पढ़ते हैं इसको ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा कि भाई ये जॉय है ये क्या है, तो जो जॉय फॉर एवर है ये क्या है, हाइपरबोला है। क्या है, हाइपरबोला जिसको बोलते हैं। राइट? फिर नंबर 27 द पुलिस ट्रैफिक पास्ड विद अ माइंड अहेड। क्या बोला है, द पुलिस ट्रैफिक पास्ड विद अ माइंड अहेड। तो यहाँ पे जो पुलिस वर्ड है बेसिकली ये क्या डिनोट कर रहा है, ट्रांसफर्ड एपिथेट डिलीट कर रहा है। क्या बता रहा है, फिगर ऑफ स्पीच का क्या होगा, ट्रांसफर्ड एपिथेट। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट है यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मेरी चिल्ड्रन स्पाइलिंग। अब यहाँ पे यंग ट्री स्प्रिंटिंग, तो जो स्प्रिंटिंग है बेसिकली वो क्या है, पर्सोनिफिकेशन। वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा आंसर, पर्सोनिफिकेशन। देखो स्प्रिंट का मतलब बेसिकली रन और साइकिल से होता है, जो बेसिकली ह्यूमन क्वालिटी है। और यहाँ पे ट्रीज को इन एनिमेट, जो ट्रीज है वो इन एनिमेट ऑब्जेक्टिव्स है उनको लेके किया, इसलिए पर्सोनिफिकेशन कर रहा है। तो ये हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। ओके, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। तो यहाँ पे भी वही है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू अबाउट 4 to 5 लाइन। यानी इसका भी जो आंसर होगा ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स अपने अकॉर्डिंग लिखे होंगे। तो चलते हैं हम सीधा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपको एक छोटा सा फिर से पैराग्राफ दिया गया, पैसेज दिया है। अब उस पैसेज को पढ़ के आपको आंसर्स देना है। तो लिखा है हु वाज द बॉय मेंशन्ड इन द पैसेज, यानी जो पैसेज में द बॉय मेंशन किया वो बेसिकली कौन है। सो द बॉय मेंशन्ड इन द पैसेज इज एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर, अ सोल्जर इन यूएस नेवी। क्लियर है? तो याद रखना है बेसिकली वो अमेरिकन प्रिजनर है जो कहाँ का सोल्जर था, यूएस नेवी का। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाई डिड ही थैंक डॉक्टर सदाव। उसने डॉक्टर सदाव को थैंक्स क्यों बोला, बिकॉज ही सेव्ड हिज लाइफ। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा 36 का आंसर। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में लिखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अभी एक छोटा सा पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ को रीड करके तुम्हें यहाँ पे आंसर्स देना है। 37, 38, 39 तीन क्वेश्चंस पूछा गया है।
तो फर्स्ट में लिखा है हु इज द नरेटर ऑफ द पैसेज, तो आपको पता होना चाहिए, आप रीड किए होगे तो आपको पता होगा तिशानी दोषी इज द नरेटर ऑफ दिस पैसेज, हमारा आंसर हो जाएगा तिशानी दोषी। उसके बाद नेक्स्ट व्हाट इज सोकोस्लाकिया, तो ये सोकाल्स्किया क्या है बेसिकली, तो इट इज अ रशियन रिसर्च वेसल, याद रखना इट इज अ रशियन रिसर्च वेसल। ये पूरा पैराग्राफ रीड करोगे आपको पता चलेगा कि कौन से चैप्टर से है, तभी ये प्रॉपर आंसर्स देना पॉसिबल होगा, राइट। दैट्स व्हाई बोलते हैं बुक्स को भी, लिटरेचर जो है वो इसी तरह से होता है, लिटरेचर में कभी कभी आपको कुछ चीजें इनडायरेक्टली देनी पड़ती है, आंसर्स आपको इनडायरेक्टली समझना पड़ता है, इसलिए आपको लिटरेचर का बैकग्राउंड पूरा समझ में आना बहुत जरूरी है। दैट्स व्हाई इंग्लिश में बच्चे अक्सर मार खा जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं सिर्फ ग्रामर ही सब कुछ है, इंग्लिश में ग्रामर ही सब कुछ नहीं होता है, वहां पे लिटरेचर भी है। दैट्स व्हाई वो लैंग्वेज है, अगर लैंग्वेज नहीं होता तो ग्रामर अलग से सब्जेक्ट पढ़ाया जाता। बात समझ में आया। उसके बाद 39 नंबर का है व्हाई डिड जियोफ ग्रीन प्रेफर टू टेक स्कूल चिल्ड्रन टू एंटार्कटिका। अब एंटार्कटिका में क्यों लेकर गए थे, बिकॉज ही वांटेड देम टू नो हाउ द ह्यूमन लाइफ आर गेटिंग इन डेंजर ड्यू टू कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। वो स्टूडेंट्स को बताना चाहते भाई ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज की वजह से इस पे क्या इफेक्ट हो रहा है, वो स्टूडेंट्स को समझाना चाहते थे, दैट्स व्हाई उनको वहां पर लेकर गए थे, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है रेक्टिफाई द एरर्स, क्वेश्चन नंबर 44 से 43 में है, आपको टोटल 4 क्वेश्चन दिया गया, आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे इसके। अब आपको चारों सेंटेंस रीड करना, आपको समझाना है। जैसे यहाँ पे द 3 सर्जन, तो पहली बात तो यहाँ पे जब 3 वर्ड यूज कर तो सर्जन नहीं होगा, तो क्या होगा, सर्जन्स होगा, ओके। उसके बाद नेक्स्ट लिखा इज केम आउट फ्रॉम द थिएटर, केम आउट फ्रॉम नहीं होता, केम आउट ऑफ थिएटर होता है। नेक्स्ट है एन अनाउंस द ऑपरेशन वाज, अभी ये जो पास्ट में है तो ये भी पास्ट में होना चाहिए, दैट्स व्हाई क्या हो जाएगा अनाउंस्ड, क्लियर। फिर लिखा है द महाराज इज डाइड, महाराज इज डाइड नहीं, महाराज इज डेड होता है, ओके। डाइड वर्ड यूज नहीं, अगर से महाराज डाइड होगा, अगर सिर्फ इतना होता द महाराज डाइड तभी राइट होगा, लेकिन इस वर्ड लगा तो इसके साथ आपका हो जाएगा डेड। फिर नेक्स्ट है पंक्चुएट द फॉलोइंग पैसेज, आपको पंक्चुएशन मार्क्स लगाने थे, तो यहाँ पे चारों का मैंने डिटेल ऑलरेडी लिख दिया है। जैसे जो फर्स्ट है उसमें कोटेशन मार्क लगाना है आपको, सेकंड में है क्वेश्चन मार्क लगाना है, थर्ड में कॉमा लगाना है, एंड फोर्थ में आपको क्या लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है, ओके। तो क्वेश्चन जब ये पूरा पैराग्राफ रीड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन सा वर्ड आपको यूज करना है, ओके। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेजेस एंड इडियम्स। अब यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स दिया है, मतलब कुछ क्वेश्चंस है, उसमें अंडरलाइन वर्ड क्या होगा, और अंडरलाइन वर्ड को समझना है, देखना कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन पॉसिबल होगा। तो यहाँ पे लिखा है डे इन एंड डे आउट, क्या लिखा है, डे इन एंड डे आउट, तो डे इन डे आउट का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डे एंड नाइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट में क्या लिखा है, सुब्बू वाज अ टेलर मेड फॉर फिल्म, तो टेलर मेड का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो बहुत सुटेबल है, मतलब एकदम सही तरीके से है, राइट। फिर लिखा है 50 नंबर, एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड फ्री टू ब्रश असाइड फियर, फ्री टू ब्रश असाइड, ब्रश असाइड करने का मतलब है मैं किसी चीज से बाहर आने की कोशिश किया या उससे दूर हुआ, तो यहाँ पे उसका वर्ड क्या हो जाएगा, इग्नोर करना, राइट। Miss M. Hamel wanted to put all the new into our heads at one stroke, यानी एक ही बार में वो सब कुछ करना चाहते थे, तो एक ही बार में करने का मतलब है विथ इमीडिएट एक्शन, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विथ एन इमीडिएट एक्शन, क्लियर है। तो ये अगर आपका क्वेश्चन नंबर 48, 49, 50 और 51 का आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, अब एक पैराग्राफ दिया है उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना था, तो सबसे पहले क्या लिखा है, कैन यू अरेंज अ रूम वेयर ही कैन राइट हिज एग्जाम सेड द सेक्रेटरी, तो सेक्रेटरी ने पूछा ये बात, कैन यू अरेंज अ रूम वेयर ही कैन राइट हिज एग्जाम। फिर आगे लिखा नो प्रॉब्लम ही इज अ सेल ऑन हिज ऑन, इफ यू हैव नो ऑब्जेक्शन ही कैन सिट द एग्जामिनेशन सिट द एग्जाम इन देयर सेड द गवर्नर। मतलब बेसिकली ये है कि यहाँ पे सेक्रेटरी और गवर्नर के बीच में बात हो रही है, राइट। फिर आगे लिखा दैट्स फाइन वी कुड इजीली गेट वन ऑफ द पर्संस फ्रॉम सेंट मेरी मैक्स टू इनविजिलेट। अब यहाँ पे ये पूरा पैराग्राफ है, आपको समझना है कि यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे प्रॉपर्ली मैंने आंसर आपको यहाँ पे डिनोट कर दिया है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर आपको मैंने बता दिया, तो एक बार रीड कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है आंसर में। सबसे पहले क्या है, द सेक्रेटरी इंक्वायर्ड ऑफ और आस्क्ड द गवर्नर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पे लिखा कैन यू, राइट। तो याद रखना इंक्वायर हो जाएगा आस्क द गवर्नर। अब आपको पता है जब भी क्वेश्चन मार्क वाला होता है यहाँ पे क्या लगाते हैं, वेदर, जब WH फॉर्म होता है तो WH फॉर्म को लिखते हैं, अदरवाइज क्या लिखते हैं, वेदर। ही कुड, अब कैन का क्या हो जाएगा, एक कैन बीच में आ जाएगा तो यू कुड अरेंज, तो यू का मतलब किसकी, गवर्नर की, तो गवर्नर क्या वर्ड हो जाएगा, ही, तो ही कुड अरेंज रूम वेयर
ही कैन राइट हिज एग्जाम, ही कैन के बदले में क्या हो जाएगा, ही कुड, क्योंकि ये भी सेकंड फॉर्म में हो जाएगा, ही कुड राइट हिज एग्जाम, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट कवर हो गया। उसके बाद लिखा नो प्रॉब्लम, तो नो प्रॉब्लम में क्या है, द गवर्नर एडमिटेड पोलाइटली एंड इन्फॉर्म, यहाँ पे एडमिट कर लिया, हाँ भाई ठीक है, उसके बाद इन्फॉर्म क्या, ही इज इन अ सेल ऑन हिज ओन, तो ही इज, इसके बदले में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, एंड इन्फॉर्म द सेक्रेटरी दैट ही वाज हो जाएगा, इसके बदले में क्या हो जाएगा, वाज इन अ सेल ऑन हीज ऑन, क्लियर है यहां तक। फिर आगे लिखा इफ यू हैव नो ऑब्जेक्शन, फिर आगे लिखा ही फर्दर सेड दैट, फिर से बोला ना, तो यहाँ पे ही एडेड दैट, ही फर्दर सेड दैट, क्या बोला, इफ यू के लिए यानी कि जो पर्सन सुन रहा है, तो सुन कौन है, सेक्रेटरी, तो सेक्रेटरी लिए क्या हो जाएगा, इफ ही फर्दर सेड दैट इफ ही हैड नो ऑब्जेक्शन, है ना, यू हैव के बदले में क्या हो जाता है, हैड हो जाएगा, यहाँ पे हैव है तो हैड हो जाएगा, नो ऑब्जेक्शन ही कैन सिट द एग्जाम इन देयर, तो कैन के बदले में क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा, ही कुड सिट द एग्जाम इन देयर, क्लियर है। फिर लिखा है आगे दैट्स फाइन, यानी सेक्रेटरी ने क्या बोला, दैट्स फाइन, तो यहाँ पे लिखा है सपोर्टिंग द आइडिया ऑफर्ड बाय द गवर्नर, यानी जो गवर्नर ने बात बोली उसको एग्री कर रहा, हाँ भाई ठीक है, सपोर्टिंग द आइडिया, द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दैट वाज फाइन, ये थोड़ा सा जो ये एडिशन है ना, ये आपको इंप्रूव करता है कि हाँ भाई स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है, एंड ही हैज सम नॉलेज, राइट, तो उसको नॉलेज है, इंफॉर्मेशन उसके पास अच्छी है, तो आपको थोड़ा कहते हैं ना एक अलग तरीके से देखेंगे वो लोग। फिर लास्ट में देखो, लास्ट लाइन क्या लिखा है, वी कुड इजीली गेट वन ऑफ द पर्सन, आगे लिखा है देन द गवर्नर टोल्ड द सेक्रेटरी दैट दे, वी के बदले में क्या हो जाएगा, दे कुड इजीली गेट वन ऑफ द पर्सन फ्रॉम सेंट मैरी मैक्स टू इन्विजिलेट, क्लियर है इतना, तो ये हो गया आपका पूरा इनडायरेक्ट स्पीच का आंसर। फिर नेक्स्ट है आपका डू एज डायरेक्टेड, इसमें आपको एक क्वेश्चन है नीचे, फिर लिखा है आपको उसके अकॉर्डिंग चेंज करना, लिखा है डू एज डायरेक्टेड, जैसे यहाँ पे लिखा चूज द करेक्ट पेसिव, तो पेसिव वर्ड है, तो यहाँ पे लिखा फियर हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रीप, इन इट्स ग्रीप, तो यहाँ मी है, मी के बदले में हो जाए आई, और आई सब में लिखा हुआ है, तो फियर हेल्ड मी मतलब यहाँ पे क्या है, ये अगर देखो तो पास्ट है, तो आई वॉज हो जाए, एम वाला कैंसिल हो जाएगा, आई वॉज, अब यहाँ पे आई वॉज दो है, राइट, अब इन दोनों में से चेक करना है, आई वॉज होल्ड फर्मली, आई वॉज होल्ड फर्मली, राइट, अब ये तो देखो पूरा ही है, बाय द फियर इन इट्स गेम, बाय द फियर इट्स गेम, लेकिन अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आई वॉज हेल्ड है और आई वॉज होल्ड है, राइट, क्या लिखा है, आई वॉज हेल्ड एंड आई वॉज होल्ड, होल्ड तो जो है फर्स्ट फॉर्म होता है, होल्ड का सेकंड फॉर्म क्या होता है, हेल्ड, और यहाँ पे ऑलरेडी लिखा था फियर हेल्ड मी, जब ये पास्ट फॉर्म में तो हमारा जो पेसिव होगा वो भी सेम होगा, तो दैट्स व्हाई हमारा जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, तो यहाँ पे मैं टिक कर देता हूँ, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, पेन चेंज कर देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको प्रॉपरली दिखे, क्या हो जाएगा 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बेंगल्स, यानी मुझे बेंगल्स के अलावा कुछ भी नहीं पता है, तो यहाँ पे बेंगल्स के अलावा कुछ भी नहीं पता, तो हमारा जो फर्स्ट है वही हो जाएगा, आई नो ओनली अबाउट द बेंगल्स, मुझे इसके अलावा कुछ भी नहीं पता, मतलब मैं सिर्फ इसी के बारे में जानता हूँ, सेंटेंस को प्रॉपर रीड करोगे और यहाँ पे देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, चूज द करेक्ट अफर्मेटिव, अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव, तो आई नो एवरीथिंग ऑफ बेंगल्स, तो मैं बेंगल्स के बारे में सब कुछ जानता हूँ, नहीं, आई नो समथिंग ऑफ बेंगल्स, आई नो एवरीथिंग एक्सेप्ट बंगाल, ये तो पूरा वही हो गया ना, राइट, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो हो जाएगा आई नो ओनली अबाउट द बेंगल्स, यानी मुझे सिर्फ बेंगल्स के बारे में ही पता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 55 में क्या लिखा है, एवरीथिंग इज द सेम बट एवरीथिंग इज डिफरेंट, एवरीथिंग इज सेम बट एवरीथिंग इज डिफरेंट, बोला है चूज सुटेबल क्वेश्चन टैग, तो क्वेश्चन टैग में यहाँ पे देखो चारों सेम फॉर्म है, और यहाँ पे देखोगे तो इज वर्ड आया, तो इज वर्ड के साथ कौन सा है, इजेंट, यानी ये दो है, लेकिन जो है यहाँ पे एवरीथिंग इज सेम, तो यहाँ पे किसी चीज वस्तु की बात हो रही है, तो दे वर्ड तो यूज होगा नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इजेंट इट, राइट, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर नंबर 56 है, द स्टील कैनिस्टर इज हैवियर देन द प्लास्टिक बैग, जो कैनिस्टर है वो कहीं ना कहीं प्लास्टिक बैग से ज्यादा वजन है, और आपको इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो आपको पता है सो एस का यूज होता है, सो एस का, द स्टील कैनिस्टर इज एज हैवी, तो यहाँ पे क्या सेम सेंटेंस, क्योंकि सेंटेंस नहीं चेंज होना चाहिए, बोला है कैनिस्टर कहीं ना कहीं हैवी है प्लास्टिक से, तो यहाँ पे कैनिस्टर और ये प्लास्टिक सेम है, तो ये भी नहीं होगा, द स्टील कैनिस्टर इज नॉट सो हैवी, जबकि ये ज्यादा हैवी, यानी ये भी कैंसिल हो गया, तो प्लास्टिक बैग इज एज हैवी एज द कैनिस्टर, तो ये भी नहीं होगा, तो हमारा लास्ट है द प्लास्टिक बैग इज नॉट सो हैवी एज द स्टील कैनिस्टर, ये बात सच है कि हमारा जो प्लास्टिक बैग वो इतना हैवी नहीं है जितना स्टील कैनिस्टर है, क्लियर है इतना, हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे 57, एन हेमेल was too emotional to speak a word, अब बोला है जो मिस्टर हेमेल है वो काफी इमोशनल थे टू स्पीक अ वर्ड, अब यहाँ पे बोला चूज द करेक्ट सेंटेंस विदाउट टू के यूज करना है, एन हेमेल वाज वेरी इमोशनल टू स्पीक, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, टू स्पीक होगा,
ठीक है, ही वॉज वेरी इमोशनल। अगर पूरा क्वेश्चन को रीड करोगे तो पूरे क्वेश्चन को रीड करने के बाद आपको आइडिया लगेगा कि हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट है। मिस्टर हेमेल यानी एम हेमेल वॉज सो इमोशनल दैट ही कुड नॉट स्पीक अ वर्ड, यानी जो सेंटेंस का फ्रेमिंग है वो भी चेंज नहीं होना चाहिए, राइट। फिर नेक्स्ट है एज सुन एज ही सॉ द मैन इन ब्रॉड डे लाइट ही रियलाइज हिज मिस्टेक। तो यहाँ पे यूज करना नो सूनर, नो सूनर के बाद आता है नो सूनर देन। ओके, अब चारों ऑप्शंस को रीड करोगे तो नो सूनर देन आपके पास दो है, एक इस बी में है और एक सी में है, लेकिन यहाँ पे लिखा है नो सूनर डिड के बाद जब हम नो सूनर वर्ड यूज करते हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, ना कि वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट है सेक्शन नंबर डी। अब सेक्शन नंबर डी में जो है वो 5 क्वेश्चन है और आपको इसके कितने मार्क्स मिलेंगे, आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। एक बार रीड करते हैं, यहाँ पे पैराग्राफ को रीड नहीं करते, सीधा आंसर पे आ जाते हैं। व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ हेट्रेड? तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया था, ग्रीड हैज अ पॉइजन मेन सॉस ही बैरिकेडेड द वर्ल्ड विद हेट, यानी हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ग्रीड हो जाएगा 59 का। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ अवर क्लेवरनेस? हमारे क्लेवरनेस का रिजल्ट क्या निकला है, तो यहाँ पे देखो लिखा है अवर नॉलेज हैज मेड अस साइनिकल, अवर क्लेवरनेस हार्ड एंड अनकाइंड। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हार्ड एंड अनकाइंड। ये हो जाएगा हमारा 60 नंबर का आंसर। नेक्स्ट है वो विच इन्वेंशंस मेंशन्ड इन द पैसेज हेल्प रिमूविंग डिस्टेंसेस, राइट। अब बोला है कि डिस्टेंस कौन सा इसमें ऐसा है जिसने रिमूव किया है, अब बोला है इन्वेंशंस की बात किया है। तो यहाँ पे क्लियरली रीड करो, लास्ट से थर्ड लाइन में है द एरोप्लेन इन रेडियो है ब्रॉट अस क्लोजर टुगेदर। तो कौन नजदीक लेकर आया, मतलब हमारे डिस्टेंस को किसने दूर किया, एरोप्लेन रेडियो ने। और यही दो हमारा जो ऑप्शन है, यानी ये जो 2 पॉइंट है, ये हमारा क्या हो जाएगा, 61 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ लाइफ विल देयर बी विदाउट जेंटलनेस, यानी इनमें से क्या लिखा, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ विल देयर बी विदाउट जेंटलनेस, विदाउट जेंटलनेस की लाइफ कैसी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखोगे क्वेश्चन नंबर कौन सा 62, यहाँ पे क्लियरली अंडरलाइन लिखा है विदाउट दीज क्वालिटीज, यानी लिखा ना मोर देन क्लेवरनेस वी नीड काइंडनेस एंड जेंटलनेस, राइट। फिर आगे लिखा है विदाउट दिस क्वालिटीज लाइफ विल बी वायलेंट एंड ऑल विल बी लॉस्ट, यानी विदाउट जेंटलनेस और काइंडनेस की हमारी लाइफ कैसी हो जाएगी, हम बहुत वायलेंट हो जाएंगे और इट में भी पॉसिबल हम यहाँ वहां गायब हो जाएं। फाइंड आउट सिनोनिम्स फ्रॉम द पैसेज फॉर इन प्लेंटी। इन प्लेंटी का मतलब होता है बहुत सारा। अब ऑप्शंस में रीड करोगे तो यहाँ पे क्लियरली मैंने अंडरलाइन किया है, एबंडेंस का मतलब होता है बहुत सारा, ये तो इकोनॉमिक्स में भी वर्ड आता है, अगर आपने इकोनॉमिक्स भी रीड किया होगा तो आपको पता है एबंडेंस का मतलब क्या होता है, बहुत सारा, राइट। तो हमारा आंसर 63 का क्या हो जाएगा, ये एविडेंस। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट है और ऑप्शन में था तो ये वाला मैंने नहीं बताया है। उसके बाद बाकी जितने भी क्वेश्चन है आपको प्रॉपरली रीड करके समराइज करना था, क्वेश्चन का आंसर देना था, फिर फ्रेंड को ईमेल देना था। तो ये सब स्टूडेंट्स अपने अपने अकॉर्डिंग लिखते हैं, तो बाकी का क्वेश्चंस का मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, यानी यहाँ पे बेसिकली जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल थे उन सबका आंसर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप कि आपको प्रॉपर आइडिया लगा होगा और आपके जितने भी क्वेश्चंस राइट होते हैं, अगर कोई डाउट रहता है तो वो भी बता सकते हैं, और कोई क्वेश्चंस आपके कितने राइट हुए हैं जितने मैंने बताया है उसमें से मुझे वो भी बता सकते हैं। आप काउंट कर लेना मैंने कितने मार्क्स का आपको बताया है, उसमें से आपके कितने आउट ऑफ, यानी आपने कितना स्कोर किया है वो जरूर शेयर करें। क्लियर है इतना, या कितनी मिस्टेक्स हुई वो भी बता सकते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे एंड गुड नाइट, क्योंकि रात में रिकॉर्डिंग किया है इसलिए गुड नाइट।